दोस्तों आइए आगे बढ़ाते हैं दूसरी कड़ी में। बजट पेश हुआ है 23-24 का और वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है, जिसका आप पक्ष विपक्ष को धीरे धीरे जान रहे होंगे कि इस बजट की क्या खासियत है, क्या कमियां हैं। तो किसी भी परीक्षार्थी का फोकस मुख्यतः रहता है कंटेंट पे। कंटेंट उससे हम क्या गेन करें, और धीरे धीरे जो है ना इसको समझने की ज़रूरत है। वैसे भी बीपीएससी के छात्रों को अब पता हो गया होगा कि ऑप्शनल ख़त्म हो गया है और एक निबंध पेपर जुड़ गया है। तो निबंध पेपर जुड़ गया है तो उसके लिए आपको अलग तरीका अपनाना होगा। आप किसी चीज़ प्रीलिम्स में जैसा आप रटते हैं या खासकर जीएस में कुछ रट करके लिख लेते हैं, वैसा काम तो चलने वाला है नहीं। और जो इस तरह से चलाने की कोशिश करेंगे उनका नहीं होगा, ठीक है। या फिर बाद में जब समझ में आएगा तब उनका कुछ हो सकता है। तो वैसे भी जो है ना निबंध के बारे में आप लोग तो कुछ जानते होते हैं नहीं, ठीक है। और आगे से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे होगा। तो जो बेहतर करेगा तो उसमें जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उसको आपको एनालिसिस करना होगा। आदत डाल लो एडिटोरियल पढ़ने का, आदत डाल लो योजना के लेख पढ़ने का, आदत डाल लो कुरुक्षेत्र के लेख पढ़ने का। ये नहीं कि नोट्स पटना में मिल जाएगा या किसी दिल्ली में मिल जाएगा, कहीं कोई नोट्स निबंध का दे देगा तो उसको पढ़ करके आप निबंध नहीं लिख सकते। और वैसा भी जीएस में भी अब प्रश्न इस तरह से आ रहा है, खासकर बीपीएससी में, जो आपको आंसर वहीं जाकर के प्रोड्यूस करना होगा। ये नहीं कि रटा रटा, हाँ कुछ जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए या फिर हिस्ट्री एंड कल्चर के क्वेश्चन हो गए, उसका मैं मानता हूँ कि आप पहले से तैयार करके जा सकते हैं। लेकिन सेकंड पेपर आप देख लीजिए, सेकंड पेपर में जो डायनेमिक जो पोर्शन है, जहाँ पे आपका दिमाग लगता है, जहाँ पे आपकी बुद्धि और कौशल की परीक्षा होती है। अब हिस्ट्री एंड कल्चर में कौन सा कौशल की परीक्षा होती है? सब लोग ये तो एक ही तरह से रट के जाएंगे, एक ही स्तूप बनाएंगे, ठीक है। हाँ, एक ही स्तूप चैत्य बना के आएँगे, एक डायग्राम बना के आएँगे, तो उसमें आपके कौशल का कोई परीक्षा वगैरह होता नहीं है, ठीक है। वो जितना अच्छा लाइन टू लाइन जो रट लिया उसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। हालाँकि डिमांड वही है तो आपको करना पड़ता है, लेकिन उससे जो है ना बेहतर मुझे नहीं लगता कि बेहतर कैंडिडेट चुने जाते हैं। हाँ, सेकंड पेपर के जो या करंट अफ़ेयर्स के जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में भी, या सेकंड पेपर का जो एनालिटिकल क्वेश्चन रहता है जो इंडियन इकोनॉमी या ज्योग्राफी वाला, तो उसके बारे में हम कह सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे आपका बुद्धि और आपका कौशल, आपने कितना डीप में जाकर के पढ़ाई किया है, सोचने की कितनी क्षमता है, उस पे डिपेंड करता है। तो बजट को अब नए सिरे से देखना है, निबंध के दृष्टिकोण से भी देखना है, जीएस के दृष्टिकोण से भी देखना है, पीटी के दृष्टिकोण से भी देखना है। तो उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि श्री अन्न क्या है। श्री अन्न आपने पढ़ा होगा। श्री अन्न का मतलब हो गया कि श्री अन्न का मतलब हो गया मिलेट, ठीक है। श्री अन्न इस बजट में वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा इसको नया नाम दिया गया है। मिलेट को यानी मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है। तो श्री अन्न यानी मिलेट में कौन कौन से अनाज आते हैं, तो पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि उसमें ज्वार है, बाजरा है और रागी, इन तीनों को मिलेट कहा जाता है। और मिलेट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें काफ़ी इस बजट में प्रावधान किया गया है और एक मिलेट इंस्टीट्यूट की भी स्थापना हैदराबाद में की जाने की बात कही गई है, ठीक है। और इसको सुपर फूड्स भी कहा जाता है। आप देखोगे मॉल में जाओगे कहीं तो वहाँ पे आजकल चलन है कि जो है ना मिलेट्स के अनाज मिलते हैं, मतलब पाव ये आटा मिलता है, उसको लोग घर पे लाते हैं और उसको पका के खाते हैं। पहले नहीं था, पहले यही सब अनाज होता था तो इसको उपेक्षित माना जाता था। लेकिन आज आप देखो कि मॉल में जो लोग जाते हैं और बाजरा का आटा खरीदते हैं, ज्वार का आटा खरीदते हैं, ठीक है, रागी का आटा खरीदते हैं और उसको शौक से ला करके खाते हैं। ज़माना बदल रहा है ना, ठीक है। तो लेकिन वो काफ़ी पौष्टिक होता है। धान और जो है ना गेहूँ से तो अच्छा ही होता है। धान और गेहूँ से तो बहुत अच्छा है। तो आपको भी खाना चाहिए समय समय पर, हफ्ते में 1-2 बार सुपर फूड्स को लेना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य आ गया है। तो इसमें से हमको जो है ना उन चीज़ों को
निकाल लेना है कि जो काम की चीज़ें हैं, बाकी तो मैंने कहा कि सत्ता पक्ष वाले क्या करेंगे, बजट की बड़ाई करेंगे और विपक्ष वाला उसमें मीन मेख निकालेगा, ठीक है। तो वो चलता रहता है, उस पे ध्यान नहीं देना है। और एक परीक्षार्थी को तो बिल्कुल इस सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर किसी पक्ष विपक्ष के हैं या किसी पार्टी के आप समर्थक है तो घर पे रहिए, पढ़ाई वढ़ाई के दौरान उसका कोई खास मतलब होता नहीं है। बजट में विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान किया गया, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान किया गया। इससे देश के जो शिल्पकार हैं उनको फ़ायदा होगा, श्रमिक को फ़ायदा होगा, कुशल कारीगरों को सम्मान मिल सकेगा। तो 3 लोगों को फ़ायदा होते हुए दिख रहा है, शिल्पकार, श्रमिक और कुशल, ठीक है। इसके अलावा जो है ना महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी कई जो है ना ऐलान किए गए हैं, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री द्वारा की गई। और कृषि क्षेत्र को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री का कहना है कि हम डिजिटल सेक्टर की जो सफलता है उसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी सफल होकर के दिखाना है। और आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रही है, ये इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर भी है। और मिलेट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे की जानी है, हैदराबाद में की जाएगी। और भारत में मिलेट्स के तो कई प्रकार हैं, हमने बताया ही है कि ज्वार, बाजरा और रागी को मिलेट्स सामान्यतः कहा जाता है। और मिलेट्स का प्रचलन बढ़ रहा है। देखिए ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता जा रहा है, चूँकि इतनी चर्चा हुई है इस बजट में, ये समझ लो। तो ये यूपीएससी या बीपीएससी या अन्य प्रोविंशियल सर्विसेज में मेंस में इससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। यूपीएससी में तो जरूर आएगा, बीपीएससी में भी संभावना बनती है। तो मिलेट्स का प्रचलन बढ़ रहा है, इससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। मिलेट्स ज़्यादा कहाँ होता है, सेमी एरिड जोन में होता है, जहाँ कम वर्षा होती है। तो हालांकि खेती जो है ना बहुत ज़्यादा जहाँ वर्षा नहीं हो, सामान्य वर्षा हो और कम वर्षा हो, उन वैसे जगहों पे इसकी खेती की जा सकती है। और इसको सुपर फूड भी कहा गया है, बार बार देखो सुपर फूड। और अब श्री अन्न नाम दे दिया गया है इसको, श्री अन्न नाम दिया गया, इससे इसकी पहचान बनेगी। और इसके पैदावार को बढ़ाने के लिए तेज किए जाएंगे, प्रयास तेज किए जाएंगे। और जो ज़्यादातर मिलेट्स कौन उगाता है, ज़्यादातर मिलेट जो है छोटे किसान उगाते हैं, सीमांत किसान उगाते हैं, यानी मार्जिनल फार्मर्स उगाते हैं। तो अगर इस अन्न को बढ़ावा दिया जाएगा, इस अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उन किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा, आर्थिक सहायता मिलेगी, ठीक है। और उनका जीवन भी स्वस्थ होगा, क्योंकि ये इसको सुपर फूड्स कहा जाता है। और चावल और जो है ना गेहूँ के को छोड़ दिया जाए, मतलब चावल और गेहूँ की अपेक्षा तो बहुत अच्छा है, उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका कहना है कि ये ग्रीन ग्रोथ, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीन ग्रोथ यानी पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास, पर्यावरण की रक्षा के साथ विकास नारा दिया गया है, ग्रीन ग्रोथ, जिसमें बागवानी को प्रश्रय दिया गया है। बागवानी के विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे, नहीं, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रा, तो ये इस सरकार का जो है ना विजन है, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रा, कितने बड़े अच्छे अच्छे से शब्द हैं। तो इन शब्दों को ले लेना है, नोट कर लेना है, कहीं पर यूज कर सकते हैं। ग्रीन जॉब्स, ग्रीन जॉब्स में भी इसका इजाफा होगा। ग्रीन जॉब्स मतलब ऐसा जॉब जिससे पर्यावरण को नुकसान न हो, सीधे सीधे ग्रीन जॉब्स, नया शब्द मिला ना। इस तरह से आपको नया कुछ लेते रहना है। यह बजट लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा, यह हर बजट में रहता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। और इस बजट में एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है। तो एमएसएमई जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो है ना 2 लाख करोड़ रुपए तक की व्यवस्था की गई है। और कुछ है क्या, देखते हैं। तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग ने जीवन के हर क्षेत्र में मुख्य धारा बना हुआ है, यानी मध्यम वर्ग ही विकास का इंजन कहा जाता है मध्यम वर्ग को। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को भी राहत देने का प्रयास किया गया है। और उससे इनके आत्मविश्वास में इजाफा होगा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा। और टैक्स की कमी की गई है, ठीक है। और प्रक्रिया को भी सरल किया गया है, जैसा कि पहले ही है कि स्लैब जो होता है ना तो 7 से घटा करके 5 किया गया है। और टैक्स में छूट भी दी गई है। तो कहा गया है प्रधानमंत्री द्वारा कि ये सर्वसमावेशी बजट पेश किया गया है।
और तो इससे हम लोगों ने देखिए कई पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से बजट को समझना है। दूसरा अगर कुछ है तो हम देखते हैं और क्या एक टॉपिक और बजट से ले लिया जाए, ठीक है। देखिए, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है ना, ये काफ़ी जो है ना चर्चित योजना है, जो इस बजट में देखने को मिलती है। पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना को पीएम विकास योजना भी कहा जाता है, ठीक है। तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को पीएम विकास योजना भी कहा जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस योजना के तहत इन लोगों को एसएमई सेक्टर का हिस्सा बनाया जाएगा, यानी स्मॉल मीडियम जो आपको माइक्रो सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके तहत इसका हिस्सा बनाया जाएगा। और कारोबारी हितों को इसमें जो है ना, उनके कारोबारी हितों को महत्व दिया जाएगा, ये है। इसमें लोहार, बढ़ई, कुम्हार, दर्जी जैसी ऐसी जातियां हैं जिन्हें विश्वकर्मा जातियों में गिना जाता है। तो इन यहाँ पे है कि इनका विकास तो होगा और साथ ही साथ जो है ना राजनीतिक रूप से सरकार को फ़ायदा मिलेगा। खैर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। में मुख्य रूप से हमको फोकस करना है इनके विकास पे। सरकारी डेटा के मुताबिक विश्वकर्मा समाज के तहत देश की कुल 140 जातियाँ हैं। इसमें विश्वकर्मा समाज में विश्वकर्मा, साहू, सोनी आदि जातियाँ शामिल हैं। अलग अलग कई उपनाम हैं, कई बिरादरी हैं, और इससे तो ये तो है, ठीक है। फिर पुनः जो है ना इस पे कोई और अच्छा आर्टिकल मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से अपने से भी आप लोग पढ़ा करो, ठीक है। अपने से आप लोग पढ़ा करो और एक काम किया करो कि एडिटोरियल पढ़ने की आदत डाल लो। पहले तो आदत तो है नहीं आप लोगों की, तो आदत नहीं है तो अभी जो है ना आदत डाल लो और एडिटोरियल को पढ़ा करो, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए।